अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं? दोस्तों सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहें कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरता है या कितनी हाइट से गिरता है, तो इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। और दूसरे में हमने देखा था कि किस स्पीड के साथ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है। आज हम देखें कि अगर हम लोगों ने टोटल हाइट मालूम करनी है या टोटल रेंज मालूम करनी है, टाइम मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था, एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है। आपने रिपीटेडली ये डेफिनेशन आती है, साथ में ये टॉपिक्स करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। आप इनिशियल उसको वेलोसिटी दे रहे हो तो बाकी पूरे के पूरे पाथ में किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही हो। इसमें आपने एग्जांपल ली थी, फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करेगा या फिर आप मिसाइल लॉन्च करेंगे, तो ये सारी इसमें एग्जांपल्स आ जाए। इसमें ये हमने डायग्राम देखी थी कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की मोस्ट कॉमनली ये वाली डायग्राम होती है कि जहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी तो देते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे पाथ में किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। तो ए एक्स याद रखिएगा, जीरो होता है एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, जीरो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है ए वाई, मतलब अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। ग्रेविटी क्या होती है? अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन एक्ट कर रही होती है, सिर्फ वो होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, साथ में इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग मालूम क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग ये मालूम करना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कितनी हाइट से फॉल करेगा। ठीक है, हाइट से आपने बताना है कि कितनी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंकती हूँ तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक उठ जाता है, तो मुझे ये हाइट मालूम है। ठीक है, अब कहते हैं हाइट मालूम करने के लिए इन ऑर्डर टू डिटरमिन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अटेन्स वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे और फार्मूला निकालोगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? 2s इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जी कह रहे हैं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग हाइट मालूम करना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को लिखेंगे वर्टिकल के लिए। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो कि ये मालूम करना चाह रहे हो वो कितनी हाइट तक गया। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं वर्टिकल लिख के लिए। अब मुझे बताएं बच्चे, आप जो है ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी किस तरफ लग रही होती है? वो नीचे की तरफ लग रही होती है। तो अगर ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, इनिशियल मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि इनिशियल मोशन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बाकी उसके नेगेटिव लेते हैं। इनिशियल मोशन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर जी नीचे की तरफ है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली किस तरफ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बी हमारे पास ये होगी, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। अच्छा, मैंने ना आपको इसकी एक डायग्राम दिखाई थी। मैंने ये बात की थी कि जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाते हो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो आपके पास उसका एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई कंपोनेंट भी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, तो उसका जो वाई कंपोनेंट है वो कम होता होता हाइट पे जाके वाई कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जैसे आप नीचे आना, दोबारा आना शुरू करते हो, फिर से वर्टिकल कंपोनेंट आना शुरू हो जाता है। बच्चे ये देखें, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना ये वाला, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही है। जब ये नीचे आता है तो ग्रेविटी भी नीचे होने की वजह से वो इंक्रीज होता जाता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होता। आप मैक्सिमम हाइट मालूम करना चाह रहे हैं, मतलब ये वाला डिस्टेंस, और मैक्सिमम हाइट पे याद रखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो होता है, मतलब वी आई वाई, वाई की जगह साइन थीटा आ जाएगा। वी एफ वाई मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाके आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो वी एफ वाई हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। बिकॉज ही बॉडी कम टू रेस्ट आफ्टर द रीचिंग दी हाइट्स। कहते हैं क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइट पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, तो वेलोसिटी उसकी वर्टिकल कंपोनेंट की जीरो होती है। अब इस क्वेश्चन ऑफ मोशन को ना आपने लिखना है वर्टिकल के लिए सिर्फ, कि हाइट मालूम करना चाह रहे हैं। 2a उसी तरह से आ जाएगा, a की जगह पे -g आ जाएगा, और s की जगह पे आप डिस्टेंस है, आप वर्टिकल डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं ना, कि कितनी हाइट उसने ट्रेवल की है। तो मैं s की बजाय यहाँ पे क्या लिख लूंगी? मैं यहाँ पे h लिख लूंगी, तो -2gh आ जाएगा, इज इक्वल टू
वी एफ वाई, मैंने कहा इस इक्वेशन को आप वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे भी वाई लिख देंगे और यहाँ पे भी वाई लिख देंगे। ठीक है, वी एफ वाई क्या था मेरे पास, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो मैंने उसकी जगह जीरो लिख दिया। इनिशियल क्या थी, इनिशियल कुछ ना कुछ होगी तो वी आई वाई की जगह साइन थीटा आ जाएगा, तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हाइट का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे हाइट निकालनी है, टू जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट के ये फार्मूला आ जाएगा। कहते हैं हाइट का मुझे पता चल जाएगा ना, तो वो कैसे पता चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मुझे इसका हाइट का पता चल सकता है। आगे कहते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ एयर भी है, उसको बाद में देखते हैं। तो अभी हमने सिर्फ हाइट का फार्मूला फाइंड आउट किया। आगे हमारे पास ये कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करवा रहे हो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यहाँ से मैंने जमीन से उसको फेंका, मैंने देखना है कि जब मैं यहाँ से फेंकती हूँ तो वो कितना टाइम लेता है दोबारा से जमीन तक आने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक मोशन देने के लिए वो कितना टाइम लेगा। कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब मैंने उसको ऊपर फेंका टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जब वो दोबारा जमीन पे आया तो कितना टाइम लेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे यही कह रहा है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब आपने उसको ऊपर फेंका टू दी प्लेस वेयर इट इज द ग्राउंड, तो दोबारा जब वो वापस आया तो उस सारे में कितना टाइम लगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। कहते हैं टाइम ऑब्टेन कैसे होगा। अब मुझे ये बताना चाहिए जब आपने यहाँ से इसको जमीन से ऊपर फेंका था तो वो दोबारा जमीन पे ही नहीं आ गया था। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखूँ तो मैं कह सकती हूँ कि उसने कोई वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले भी वो जमीन पे था, लास्ट पे भी वो जमीन पे आ जाता है, हाँ दरमियान भी वो हाइट पे जरूर जाता है, लेकिन मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा होता है मैं पहले देखूँ ना जमीन पे पड़ा हुआ है, बाहर कुछ देर बाद देखूंगा दोबारा जमीन पे आ गया तो मैं कहती हूँ उसने हाइट कोई ट्रेवल नहीं की। ठीक है, दरमियान में है लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो जीरो पे ही है। ठीक है, जमीन पे पड़ा हुआ है क्योंकि बॉडी बिकॉज बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू द सेम लेवल, मतलब वो जमीन से गई थी जमीन पे वापस आ जाते, तो ओवरऑल हम कहते हैं कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो बॉडी इज प्रोजेक्टिंग, कहते हैं सपोज करें कि बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी v के साथ जा रही है, उसका एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ है। यहाँ पे ये बात करें ठीक है कि इनिशियल वेलोसिटी आपने फेंकी है मेकिंग एंगल थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास वी आई साइन थीटा क्या होगा। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना ये वाले ड्रॉ लेनी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लेना है आपने वाई एक्सिस के लिए, तो मैं क्या करती हूँ वी आई वाई कर देती हूँ, डिस्टेंस भी कौन सा लूंगी, वर्टिकल वाला लूंगी, एस वाई ले लूंगी। ठीक है, अच्छा ये वाई कंपोनेंट के लिए तो मैं ऐसे के साथ क्या करती हूँ छोटा छोटा वाई लिखती हूँ। ठीक है, ये वाई वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस है, डिस्टेंस भी अलोंग दी वाई एक्सिस है और मतलब वर्टिकल में, और यहाँ पे ए की बजाय मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जी लिख दिया। अब डिस्टेंस वर्टिकल मैंने ये बात की है कि वो जमीन से आपने उसको फेंका था वो दोबारा से जमीन पे आ गया तो हमारे पास डिस्टेंस अलोंग दी वाई एक्सिस क्या होगा, वो जीरो। वी आई वाई वाई की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा होगा, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो होगी एक्स कंपोनेंट भी होगा उसका, वाई कंपोनेंट भी होगा इनिशियल। ठीक है, स्टार्ट में तो वहां पे कह रहे हैं वहां पे जहाँ पे भी वाई कंपोनेंट होता है बच्चे वहां पे साइन थीटा लिख देते हैं, यही साइन थीटा टी उसी तरह से आ जाएगा माइनस 1/2 जी टी से। ये माइनस इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे आपने इनिशियली बॉडी को क्या किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, लेकिन ग्रेविटी किस तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। इनिशियल मिश्रण हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, उसके ऑपोजिट जो चीज होती है वो नेगेटिव होती है, तो अगर ऊपर जा रही है ग्रेविटी नीचे है तो ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इस्तेमाल हुआ है। 1/2 जी टी के इसी तरह से अब ये माइनस वाला दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर जाके डिवाइड हो रहा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा रीअरेंज करना, एक स्टेप मिसिंग है कि इस वाली टर्म को इधर ले जाना है, तो ये आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन स्क्वायर साइन थीटा टी। ठीक है, टी टी से खत्म हो जाएगा, एक स्क्वायर उसके टी के साथ, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, बाकी सिर्फ टी बच जाएगा। आगे जब इधर से आएगी तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा होगा, इधर दोबारा वापस आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक स्टेप मिसिंग है, इसको रीराइट कर लीजिए। आगे कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक रही हूँ, मुझे ये पता करना है वो कितनी दूर जाके गिरता है। ठीक है, इसको रेंज बोलते हैं कि आगे कितनी जाके गिरा है, अब मैं वो मालूम करना चाह रही हूँ। कहते हैं रेंज है क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस है विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि वो कितनी दूर जाके गिर रहा है मुझे वो मालूम करना है, हॉरिजॉन्टली वो कितनी दूर जाके गिर रहा है।
इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वो कितनी दूर जाके गिरा वो मुझे मालूम करना है, या अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपने इसका डिस्टेंस मालूम है। कहते हैं रेंज मालूम करने के लिए, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं, या कितनी दूर जाके गिरा उसको बोलते हैं। उसका मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, ये वाला जो इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, आपके पास रेंज का फार्मूला आ जाता है। आपने वो क्वेश्चन पढ़ी एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी, ये आपने क्वेश्चन पढ़ी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी टी को। एस की बजाय आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको आर से लिखा जाता है। वी है एक्स के लॉन्ग में हॉरिजॉन्टल कह रही हूँ ना, तो वी के साथ भी क्या लिख दूंगी, एक्स कंपोनेंट लिख दूंगी और टाइम के साथ टी लिख दूंगी। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये हमने इस टॉपिक में ही फाइंड आउट भी किया हुआ। ये देखिए, ये जब हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे स्टार्ट वाला टॉपिक किया था ना, वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्वेश्चन निकाली, एक्स इज इक्वल टू वी आई टी मल्टीप्लाई बाई टी। ये मैंने डेरिवेशन आपको करवाई हुई है, तो आप ये वाली डेरिवेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो वहां पे मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ मैं उसको आर लिख दूँ, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है। मैंने आपको ड्राइव करवाई हुई है, आप उस लेक्चर को मेक श्योर कीजिएगा लास्ट में देख लें, ठीक है। वी आई एक्स उसी तरह से लिखे रहने दे, एक्स की जगह कॉस थीटा आ जाएगा, वी आई उसी तरह से। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी 2 मिनट पहले, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या करें, इधर पुट ऑन कर दें। अब ये देखिए वी आई 2 टाइम है, तो ये वी आई स्क्वायर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, बाकी क्या रहने दें, 2 साइड पे कर लें तो ये कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है बच्चे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है, जो साइन थीटा कॉस थीटा जो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो जो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, वहां पे जहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा था, वहां पे साइन 2 थीटा। तो ये रेंज का फॉर्मूला आता है, जो हमें बताता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा। कहते हैं अगर आप लोगों ने मालूम करना हो प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम हमेशा याद रखिएगा, साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है वो 1 होती है। मिनिमम का होता है, उसको नेगेटिव मिनिमम भी कह लेते हैं, वो -1 होती है। तो अगर आपने मालूम करना है कि आपके पास रेंज मैक्सिमम कब होगी, आपके पास ये वाला जो फैक्टर है ना साइन वाला, ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तब आपके पास रेंज मैक्सिमम आ जाए। मैं क्या करूंगी, मुझे ये मालूम करना है किस एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम होगी, तो मैं साइन 2 थीटा के बजाय यहाँ पे किसके इक्वल लिख लेती हूँ, इसको 1 के इक्वल ले लेती हूँ। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो ये ओवरऑल हमारे पास मैक्सिमम होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल ले लेती हूँ। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा 1 के इक्वल ले लिया, साइन यहाँ पे इस तरह से इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी ना, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स हमारे पास 1 जो होता है, कैलकुलेटर के से करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45। तो याद रखिएगा जो रेंज होती है ना, वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमें रेंज का भी पता चल गया, टाइम का भी पता चल गया और हाइट का भी पता चल गया। ये सब केसेस हमने लिए थे जब आपने किसी किस्म की एयर कंसीडर नहीं की। कहते हैं अगर आप एयर कंसीडर करो तो क्या होगा। अच्छा, ये सपोज करें कि ये इनिशियल मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें मैंने किसी किस्म का मीडियम नहीं लिया हुआ, एयर नहीं लिया हुआ। लेकिन बच्चे अगर मैं एयर या मीडियम कंसीडर करूँ ना, तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करवाते हैं ना, तो वो कोई बॉल मैं ले लूँ, गेंद ले लूँ, तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ भी स्ट्राइक करेगी ना, तो बहुत सारी एनर्जी तो उसमें लॉस कर देगी। तो वो क्या होगा, जब वो लॉस कर देगी एनर्जी, तो उसकी हाइट भी कम हो जाएगी और इसकी रेंज भी पहले की निस्बत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, जब आप एयर को कंसीडर करोगे तो जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो एयर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करने में भी लॉस करेगी, तो उसकी हाइट भी कम हो जाएगी और उसकी जो रेंज है, मतलब वो बहुत ज्यादा दूर पहले जाके अगर गिरा था वो थोड़ा पीछे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, उसकी रेंज भी कम होगी और उसकी हाइट भी। यहाँ पे यही बात करें, एयर रेजिस्टेंस विल स्लो डाउन द प्रोजेक्टाइल मोशन रिड्यूसिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, द रिडक्शन इन इनिशियल वेलोसिटी विल डिक्रीज इन रिजल्ट ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि मैंने आपसे यही बात किया, अगर आप एयर कंसीडर करोगे तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन देगा, जैसे आप बॉल को थ्रो करवाते हो, तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेगा, अपनी इनिशियल वेलोसिटी एनर्जी वेलोसिटी लूज कर देगा। जब वो अपनी वेलोसिटी लूज करेगा, मतलब रिड्यूस होगी, कम होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज भी कम हो जाएगी, हाइट भी कम हो जाएगी।
कहते हैं फर्दर मोर एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट थ्रू द फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते हैं हमें ये भी पता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। एज द ऑब्जेक्ट स्लो डाउन इनिशियली, जब वो उसकी वेलोसिटी कम होती है ना एयर पार्टिकल्स के साथ या फ्लाइट करने की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो वो कम रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट रिटार्ड मोर स्लोली एंड एक्सेलरेट मोर स्लोली एज इट फॉल्स डाउन। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं इनिशियली क्या करते हो, आपके पास जब आप इनिशियली बॉल को थ्रो करवाते हो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो एयर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड कम हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से एयर रेजिस्टेंस भी कम होती जाती है। This is result in a trajectory that is not perfectly parabolic but is skewed this steeper descent than the ascent. तो कहते हैं बेसिकली ये वाला जो पाथ होता है ना, ये पैराबोलिक, आइडियल पाथ तो पैराबोलिक होता है जो हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ना हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, वो पैराबोलिक नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये स्क्यूड पाथ दिखाया हुआ है कि ये देखें आपके पास अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से है, लेकिन जैसे एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो नीचे आ रहा होता है ना तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो ये इस तरह से आपके पास एक स्टीपर सा पाथ चेंज हो जाता है। अब ये पाथ जो है ना ये हमारे पास पैराबोलिक नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास इस तरह से वो चेंज हो रहा होता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो स्लो डाउन होना शुरू होता है। तो ये स्टीपर नहीं होता बल्कि ये स्लो डाउन होना शुरू होता है। यहाँ पे ये बात करें कि आपके पास जो पाथ है वो स्टीपर नहीं रहता। अच्छा ये हाइट का मैंने लास्ट वाला पैसेज छुड़वाया था, ये वही है कि अगर आपके पास एयर डिस्टेंस कंसीडर करते हो तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये वही बात कर रहे हैं, ये मैंने इसको लास्ट वाले के साथ कंबाइन कर दिया एक साथ ही कि जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे तो हाइट भी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस भी, सॉरी रेंज भी कम हो जाती है। अब अगर ये देखें ये पूरे का पूरा टॉपिक क्वेश्चन में पूछा किस तरह से जाता है, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आप पहले तो उसकी डेफिनेशन देंगे कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का मतलब जहाँ से आप जमीन से उसको ऊपर फेंकते हो और दोबारा वो जमीन पे वापस आ जाता है, उसका आपने डेरिवेशन करनी है, हाइट की, रेंज की। तो ये लहदा से ना क्वेश्चन आ जाता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन और कोई 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, या वो टाइम और हाइट पूछ लेगा या वो हाइट और रेंज पूछ लेगा। 1 नंबर आपके पास डेफिनेशन का होता है, 2 नंबर 1 पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 पूछे जा रहे हैं, 2 नंबर इसके होंगे, 2 नंबर इसके होंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से। इसके अलावा अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखें, ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड प्रोजेक्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये भी हमने देखा है कि इफेक्ट यही होता है रेजिस्टेंस का कि आपके पास रेंज भी रिड्यूस हो जाती है प्रोजेक्टाइल की और हाइट भी, वो इतनी ज़्यादा हाइट पे भी नहीं जाता और थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाके भी नहीं गिरता, पास गिर जाता है। ये भी हमने आज के टॉपिक में देखे। स्टिल इसमें कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।